हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 7th क्लास साइंस का चैप्टर नंबर 17 और इसका नाम है फॉरेस्ट और लाइफलाइन। इस चैप्टर में हम लोग जानने वाले हैं कि फॉरेस्ट का हमारे जीवन में कितना इंपॉर्टेंट रोल है। तो चलो करते हैं शानदार वीडियो की शुरुआत। एक शाम की बात है, भूजो एक एल्डरली पर्सन के साथ में पार्क में आए और उस व्यक्ति को उन्होंने अपने दोस्तों से मिलाया। वो व्यक्ति थे प्रोफेसर अहमद, जो एक यूनिवर्सिटी में साइंटिस्ट के रूप में काम कर रहे थे। बच्चे खेल रहे थे, जबकि प्रोफेसर जो है वो कॉर्नर में एक बेंच पे बैठे थे। वो बहुत थके हुए थे क्योंकि उन्होंने टाउन में जो गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन था उसमें पार्टिसिपेट किया था। कुछ समय बाद में बच्चे उनके पास में आए और उनके पास में बैठ गए। वो उनसे उस सेलिब्रेशन के बारे में जानना चाहते थे और प्रोफेसर अहमद ने उनको बताया कि ये कल्चरल प्रोग्राम था जिसमें सीनियर लोग जो हैं उन्होंने टाउन की जो अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है, जिसे हम लोग बेरोजगारी की समस्या कहते हैं, उसके बारे में चर्चा की। एक प्लान तैयार किया गया जिसमें फॉरेस्ट को क्लियर करके फैक्ट्री बनाई जाएगी जो कि टाउन के बाहर बनाई जाएगी। इससे जो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है उसको जॉब मिल जाएगी। बच्चे जो हैं वो बहुत ही सरप्राइज्ड हो गए क्योंकि प्रोफेसर अहमद ने ये बताया कि इस आइडिया को बहुत सारे लोगों ने ऑब्जेक्ट किया या विरोध किया। ऐसा इसलिए था क्योंकि फॉरेस्ट जो है हमारे लिए ग्रीन लंग्स और वाटर प्यूरिफायर का काम करते हैं। प्रोफेसर अहमद ने उनको ये बात बताई तो बच्चे बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो गए। बच्चों को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था क्योंकि उन्होंने कभी भी फॉरेस्ट की विजिट नहीं की थी। बच्चे जो हैं वो फॉरेस्ट के बारे में बहुत अधिक जानना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि वो प्रोफेसर अहमद के साथ में फॉरेस्ट की एक विजिट पे जाना चाहते हैं। एक संडे मॉर्निंग बच्चों ने अपने साथ में कुछ सामान पैक किए, जैसे नाइफ, हैंडलेंस, स्टिक, नोटबुक, और उसके साथ में पास ही में जो एक फॉरेस्ट है वहां पे वो चले गए। रास्ते में उनको टीबू, जो कि गांव में रहने वाला एक बच्चा है जो उनकी उम्र का है, वो उन्हें मिल गया, जो अपने कैटल को ग्रेजिंग करवा रहा था अपनी आंट के साथ में। वो भी उनके साथ हो गया। वो बहुत ही एजाइल यानी एक्टिव था, यहाँ वहां दौड़ रहा था और अपने हर्ड का ध्यान रख रहा था। जब कुछ बच्चों ने उसे देखा तो टीबू भी उनके साथ में चला गया और आंट जो है वो अलग रास्ते पे चली गई। जैसे ही उन्होंने फॉरेस्ट में एंटर किया, टीबू ने हाथ उठा के इशारा किया कि हमें यहाँ शांत रहना होगा क्योंकि यहाँ पर जो जानवर रह रहे हैं हम उन्हें डिस्टर्ब कर सकते हैं, इसलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। टीबू उनको एक ऐसी हाइट वाली जगह पे लेके गया जहां से फॉरेस्ट का पूरा ब्रॉड व्यू वो देख सकते थे। बच्चे इस दृश्य को देख के बहुत अधिक सरप्राइज थे क्योंकि उन्हें लैंड बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही थी। जो ट्री थे उनके टॉप्स दिखाई दे रहे थे और चारों तरफ ग्रीन कवर उन्हें दिखाई दे रहा था, लेकिन कुछ जगह पे ग्रीन कवर नहीं था। एनवायरनमेंट बहुत पीसफुल था, ठंडी हवा बह रही थी। बच्चे बहुत अधिक खुश हुए और जब वो नीचे आए तो वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे। प्यारे प्यारे बर्ड्स की आवाज़ें ट्रीज से आ रही थी। टीबू ने उन्हें रिलैक्स करने को कहा और ये कहा कि यहाँ की ये सब नॉर्मल बातें हैं। बच्चों के जंगल में आने के कारण से कुछ मंकीज पेड़ों पे चढ़ गए थे और आसपास के पक्षियों को परेशान कर रहे थे। एनिमल्स अक्सर इस तरह की अलर्ट कॉल्स जो हैं वो दूसरे जानवर्स को देते हैं, दूसरे जानवरों को देते हैं। जब भी उन्हें कोई खतरा होता है तो इस तरह की आवाजें वो करते रहते हैं। टीबू ने उनको ये भी बताया कि यहाँ पे बोर, बिसन, जैकल, पोर्क्यूपाइन, एलिफेंट आदि जानवर भी रहते हैं। प्रोफेसर अहमद ने उन्हें कहा कि उन्हें फॉरेस्ट के अंदर डीप में नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये उनके लिए खतरनाक हो सकता है। अब वो ये समझ पा रहे थे कि किस प्रकार से फॉरेस्ट जो है बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स का घर होता है। जिस जगह पे बच्चे चल रहे थे वो अनइवन थी और बहुत सारे ट्रीज से कवर्ड थी। टीबू ने उनको हेल्प की ये आइडेंटिफाई करने में कि ये जो पेड़ हैं उनमें साल, टीक, सेमल, शीशम, नीम, पलास, फिग, खैर, आंवला, बेम्बू और कचनार के पेड़ हैं। प्रोफेसर अहमद ने बहुत सारे ट्रीज को पॉइंट आउट किया और श्रब्स, हर्ब्स और ग्रासेज जो हैं वो भी उन्होंने जंगल में उनको बताए। इस जंगल का फ्लोर और जो ट्रीज हैं
वो अलग अलग प्रकार के क्रीपर्स और क्लाइंबर्स से भरे हुए थे। यहाँ पे सन बहुत ही मुश्किल से दिख रहा था क्योंकि यहाँ पे पेड़ों का बहुत अधिक घना जाल फैला हुआ था और जंगल के अंदर काफी अंधेरा दिखाई दे रहा था। आपने बहुत सारे वुडन आइटम्स जैसे प्लाईवुड, फ्यूल वुड, बॉक्सेस, पेपर, मैचस्टिक्स और फर्नीचर के देखे होंगे। क्या आप जानते हैं कि गम, ऑयल, स्पाइसेस, फोडर जो कि एनिमल्स के लिए काम में आते हैं और मेडिसिनल प्लांट्स, ये सारे प्रोडक्ट्स हमें केवल फॉरेस्ट से ही मिलते हैं। सेला जो एक बच्ची है उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि इन पेड़ों को किसने लगाया होगा। तो प्रोफेसर अहमद ने बताया कि यहाँ पे जो पेड़ लगाए जाते हैं वो अपने आप लगते हैं। फॉरेस्ट का जो फ्लोर होता है वहां पे ऐसी फेवरेबल कंडीशंस होती है कि अपने आप जो छोटे छोटे बीज हैं वो यहाँ गिर जाते हैं और नए नए पेड़ पौधे यहाँ लग जाते हैं और उनमें से कुछ बड़े बड़े पेड़ बन जाते हैं। प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया कि ट्री का जो ऊपर का पार्ट है, जो ब्रांचेस से ऊपर है, उसे पेड़ का क्राउन कहा जाता है। आप पिक्चर में कुछ क्राउन ट्रीज को देख सकते हैं। प्रोफेसर अहमद ने उन्हें ये भी देखने के लिए कहा कि जो बड़े बड़े पेड़ है उनकी ब्रांचेज को आप देख सकते हैं, ये कई बार रूफ की तरह काम करते हैं और इसे कैनोपी कहा जाता है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। प्रोफेसर अहमद ने उन्हें अलग अलग प्रकार के ट्रीज दिखाए जिनके अलग अलग तरह के क्राउन्स थे और जिनकी साइज भी अलग अलग प्रकार की थी। इन्होंने जंगल में एक हॉरिजेंटल लेयर खड़ी कर ली है और इन्हें अंडर स्टोरीज कहा जाता है। बहुत बड़े बड़े और लंबे लंबे जो पेड़ हैं उनके साथ में श्रब्स और टॉल ग्रासेज जो हैं वो भी हमें देखने को मिलती है, जो इनकी लोएस्ट लेयर में होती है। बूझो ने प्रोफेसर से पूछा, क्या इसी प्रकार के पेड़ हर एक जंगल में देखने को मिलते हैं? प्रोफेसर अहमद ने कहा, नहीं, क्लाइमेटिक कंडीशंस के अनुसार पेड़ और पौधे जो हैं वो बदलते रहते हैं। जिस प्रकार की क्लाइमेट होती है उसी प्रकार के पेड़ पौधे वहां देखने को मिलते हैं और ऐसा ही जानवरों के साथ में होता है। जैसी क्लाइमेट्स जानवरों को सूटेबल होती है वैसे ही जानवर वहां देखने को हमें मिलते हैं। कुछ बच्चे बहुत ही सुंदर सुंदर बटरफ्लाईज को देख रहे थे, यहाँ वहां फूलों पे घूम रही थी और उन्हें बहुत सारे इंसेक्ट्स, स्पाइडर, स्क्वेरल्स, एंट्स और अन्य छोटे छोटे जो एनिमल्स हैं जो पेड़ों की और प्लांट की लीव्स और बाग पे बैठे हुए थे वो देखने को मिले। और फॉरेस्ट का जो फ्लोर है वहां पे जो डिकेइंग लीव्स थी उन पे भी उन्हें बहुत सारे क्रिएचर्स देखने को मिले। फॉरेस्ट का जो फ्लोर है वो डार्क कलर का दिखाई दे रहा था और ये पूरी तरह से डिकेइंग लीव्स, फ्रूट, सीड्स, ट्विग्स और छोटे छोटे हर्ब से कवर्ड था। डिकेइंग मैटर जो था वो काफी मॉइस्ट और वार्म था। प्रोफेसर अहमद ने कहा कि आप लोगों ने ऑटोट्रोप्स, हेटरोट्रोप्स और सेप्रोट्रोप्स के बारे में पढ़ा हुआ है और आपको ये भी पता है कि ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो किस तरह से अपना फूड को प्रोड्यूस करते हैं। उसी प्रकार से जितने भी एनिमल्स हैं, चाहे हर्बीवोरस हो, कार्निवोरस हो, वो अल्टीमेटली फूड के लिए प्लांट्स पे डिपेंडेंट हैं। ऑर्गेनिजम्स जो कि प्लांट्स पे फीड करते हैं उन्हें दूसरे ऑर्गेनिज्म के द्वारा खा लिया जाता है और इस प्रकार से ही जंगल में ये सिस्टम चलता रहता है। जैसे कि ग्रास को इंसेक्ट खाते हैं और इंसेक्ट को फ्रॉग्स खा लेते हैं और फ्रॉग्स को स्नेक्स खा लेते हैं और इसी को फूड चेन कहा जाता है, जहाँ पे एक साइकिल पूरी रेगुलर चलती रहती है। बहुत सारी फूड चेन इस फॉरेस्ट में देखी जा सकती है। सारी जो फूड चेन्स है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर एक भी फूड चेन डिस्टर्ब हो जाती है तो बाकी सारी फूड चेन्स डिस्टर्ब हो जाती है। इसलिए फॉरेस्ट का हर एक जो पार्ट है वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हमने एक कंपोनेंट को भी हटा दिया तो बाकी जो कंपोनेंट्स हैं वो बुरी तरह से प्रभावित हो जाएंगे। प्रोफेसर अहमद ने बच्चों को फॉरेस्ट फ्लोर से लीव्स लेने के लिए कहा और उनको अपने हाथों से ऑब्जर्व करने के लिए कहा। उन्हें छोटे छोटे मशरूम्स डिकेइंग लीव्स पे दिखाई दिए और उसी के साथ साथ में एक आर्मी जो कि छोटे छोटे इंसेक्ट्स, मिलीपेड्स, आंट्स और बीटल की भी उनको दिखाई दी और उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हो रहा था कि सारे ऑर्गेनिजम्स यहाँ किस प्रकार से रहते हैं। प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया कि ये एनिमल्स जो हैं इन्हें आप आसानी से देख सकते हैं, परंतु कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं जिन्हें हम लोग देख नहीं सकते। पहली को आश्चर्य हुआ कि मशरूम और जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या खाते हैं। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि वो डेड प्लांट्स और एनिमल टिश्यूज हैं उनको खाते हैं
और उनको फिर एक डार्क कलर्ड सब्सटेंस जिसे ह्यूमस कहा जाता है उसमें कन्वर्ट कर देते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स को ह्यूमस में कन्वर्ट करते हैं उन्हें डिकम्पोजर्स कहा जाता है। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फॉरेस्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। जल्द ही पहेली ने कुछ डेड लीव्स को वहां से हटाया और उनके नीचे ह्यूमस की एक लेयर उसे दिखाई दी। ह्यूमस की प्रेजेंस ये इंश्योर करती है कि डेड प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं उनके न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो सोइल में रिलीज हो चुके हैं और यहाँ से ये न्यूट्रिएंट्स वापस से प्लांट्स के रूट्स में चले जाते हैं। सैला ने ये पूछा कि अगर कोई जानवर जंगल में मर जाता है तो क्या होता है। टीबू ने यह जवाब दिया कि डेड एनिमल्स जो हैं वो वल्चर्स, क्रोज, जैकल्स और इंसेक्ट्स का भोजन बन जाते हैं और इस प्रकार से न्यूट्रिएंट्स हैं वो साइकिल में चलते रहते हैं। इसलिए फॉरेस्ट में कोई भी चीज वेस्ट नहीं होती है। पहेली ने प्रोफेसर अहमद को ये याद दिलाया कि आप हमें बताने वाले थे कि फॉरेस्ट को ग्रीन लंग क्यों कहते हैं। प्रोफेसर अहमद ने उन्हें एक्सप्लेन किया कि प्लांट्स जो हैं वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान और प्लांट्स हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं जो हमारे रेस्पिरेशन के लिए काम में आते हैं। इसी के साथ साथ में प्लांट्स ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस एटमॉस्फेयर में बनाए रखते हैं। इसी कारण से फॉरेस्ट को लंग्स कहा जाता है। बच्चों को आसमान में बादल दिखाई दिए और प्रोफेसर ने उन्हें बताया कि ट्रीज जो हैं अपनी जड़ों से पानी लेते हैं और उन्हें वाटर वेपर के रूप में छोड़ देते हैं और इस प्रोसेस को एवोपरेशन कहा जाता है। अगर कम पेड़ होंगे तो किस प्रकार से वाटर साइकिल प्रभावित होगी। टीबू ने उन्हें बताया कि फॉरेस्ट ना केवल जानवरों बल्कि प्लांट्स का भी घर है। बहुत सारे लोग जंगल में रहते हैं और उनमें से कई लोग अलग अलग ट्राइब से बिलोंग करते हैं और ये जो लोग यहाँ रहते हैं उनका जीवन फॉरेस्ट पे पूरी तरह से निर्भर है। फॉरेस्ट से उन्हें फूड, शेल्टर, वाटर और मेडिसिन्स मिलते हैं। उन्हें इन प्लांट्स की मेडिसिनल और ट्रेडिशनल नॉलेज है। बूझो एक स्मॉल स्ट्रीम से पानी पी रहा था। उसने वहां कुछ डियर को क्रॉस करते हुए देखा। थोड़ी देर बाद में वो झाड़ियों में छिप गए और इस प्रकार से ये झाड़ियां हैं वो इन प्लांट्स को सेफ जोन भी प्रोवाइड करती है। ये उन्हें कार्निवोरस एनिमल्स जो कि जंगल में रहते हैं, जो उन्हें कभी भी खा सकते हैं, उनसे भी बचाती है। टीबू ने फॉरेस्ट के फ्लोर की तरफ देखा और कहा बहुत सारे एनिमल्स भी ऐसे हैं जो अलग अलग प्लांट्स के सीड्स को यहाँ वहाँ फैला देते हैं और उसी के कारण से अलग अलग जगह पे बहुत सारे प्लांट्स उग जाते हैं और ये जो मरने वाले एनिमल्स का डंग है वो भी इन सीडलिंग्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाता है। अगर फॉरेस्ट में अलग अलग प्रकार के प्लांट्स होंगे तो अलग अलग हैबिटेट वहां डेवलप हो जाएगी और अलग अलग प्रकार के एनिमल्स जिनमें हर्बीवोरस, ओमनिवोरस और कार्निवोरस हो सकते हैं वो हमें वहां देखने को मिल जाएंगे। अलग अलग वेराइटी अगर एनिमल्स की फॉरेस्ट में होगी तो उनको रीजनरेट और ग्रो करने में आसानी होगी। डिकम्पोजर्स उनकी हेल्प करते हैं न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करने में। इसलिए फॉरेस्ट एक डायनेमिक लिविंग एंटिटी है जिसमें अलग अलग प्रकार की लाइफ है और वाइटलिटी भी है। दोपहर के समय बच्चे अब वापस जाना चाहते थे। टीबू ने उन्हें एक ऐसा रास्ता बताया जिसमें वो उनके गांव से होते हुए वापस जा सकते थे। अब बारिश होने लगी थी लेकिन उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि रेन ड्रॉप जो है वो फॉरेस्ट के फ्लोर तक नहीं पहुंच पा रही थी। अपर मोस्ट लेयर जो फॉरेस्ट की है जिसे कैनोपी भी हम लोग कह सकते हैं वो पानी से पूरी तरह से भीग चुकी थी लेकिन पानी जो है वो पूरी तरह से नीचे नहीं जा रहा था। लीव से धीरे धीरे ये ड्रिप होके ब्रांचेज, सब्स और हब्स तक जा रहा था लेकिन ग्राउंड अभी भी ड्राई था। लगभग आधे घंटे बारिश हुई और उसके बाद में रुक गई। डेड लीव्स की जो लेयर थी वो अभी भी वेट थी लेकिन कहीं पे भी वाटर जमा नहीं था और सड़ नहीं रहा था। बूझो ने सोचा कि अगर इतनी बारिश शहर में हुई होती तो चारों तरफ नाले बह जाते और बाढ़ आ जाती। प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया कि फॉरेस्ट जो है वो एक नेचुरल एब्जॉर्बर का काम करता है जो बारिश को एब्जॉर्ब कर लेता है। बारिश का पानी नीचे चला जाता है। इसी कारण से पूरे साल वाटर टेबल यहाँ पे मेंटेन रहती है। फॉरेस्ट ना केवल हमें फ्लड से बचाने में हेल्प करते हैं, उसी के साथ साथ में ये वाटर टेबल को भी मेंटेन करने में हमारी सहायता करते हैं
और स्ट्रीम्स आदि में भी ये वाटर सप्लाई करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हमारे पास पेड़ नहीं होंगे तो रेन जो है वो डायरेक्टली ग्राउंड को हिट करेगी और आसपास में बाढ़ आ सकती है और भारी बारिश से सोइल को भी नुकसान हो सकता है। पेड़ों की जो रूट्स होती हैं वो मिट्टी को पकड़ के रखती हैं, लेकिन अगर पेड़ नहीं होंगे तो मिट्टी बह जाएगी और वहां इरोजन हो जाएगा। बच्चों ने टिब्बू के विलेज में लगभग 1 घंटा बिताया। वहां का मौसम बहुत सुहावना था। विलेजर्स जो थे उन्हें आसपास के माहौल के बारे में बता रहे थे और वो कहते हैं कि यहाँ अच्छी बारिश होती है। वो बहुत ही शांत लोग थे। वहाँ नॉइज पोल्यूशन भी नहीं था और लोगों ने उनकी हिस्ट्री के बारे में जाना। उन्हें ये जानकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि यहाँ के जो एग्रीकल्चर फील्ड्स हैं वो फॉरेस्ट को साफ करने के बाद में बने थे, जो कि लगभग 60 साल पहले किया गया था। टीबू के ग्रैंडफादर जो उस समय जवान थे, उन्होंने कहा कि उस समय गांव बहुत बड़ा नहीं था और ये चारों तरफ से जंगल से घिरा हुआ था। धीरे धीरे रोड्स, बिल्डिंग्स और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के कारण से वुड की डिमांड बढ़ने लगी और फॉरेस्ट पे प्रेशर बहुत अधिक आने लगा। इसी कारण से फॉरेस्ट कम होते गए और आसपास के जो फॉरेस्ट हैं वो लगभग डिसअपियर यानी गायब होने की कगार पे हैं और इसी कारण से एनिमल्स और प्लांट्स को बहुत अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। प्रोफेसर अहमद ने कहा कि अगर हमने समझदारी का इस्तेमाल नहीं किया तो हमारे फॉरेस्ट और एनवायरनमेंट्स को बहुत अधिक नुकसान हो सकता है। प्रोफेसर अहमद ने अंततः उन्हें कहा कि इस प्रकार से आप फॉरेस्ट की इंपॉर्टेंस को जान सकते हैं। तो बच्चों ने लिखा कि फॉरेस्ट हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, वो सोइल को बचाते हैं और बहुत सारे एनिमल्स के लिए वो हैबिटेट का निर्माण करते हैं और फॉरेस्ट हमारे लिए अच्छी बारिश लेके आते हैं और ये आसपास के माहौल को अच्छा बनाते हैं। हमें ये मेडिसिनल प्लांट्स, टिम्बर और भी बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट्स देते हैं, इसलिए हमें फॉरेस्ट को बचाना चाहिए। चलिए अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा है। हमने ये जाना है कि हमारे आसपास में जो फॉरेस्ट है उनसे हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं और फॉरेस्ट के अंदर प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं। एक फॉरेस्ट के अंदर जो अपर मोस्ट लेयर है उसमें ट्रीज आते हैं और उसी के साथ साथ में सब्स आते हैं और हर्ब्स जो है वो इस वेजिटेशन की लोएस्ट लेयर होते हैं। वेजिटेशन की जो अलग अलग लेयर्स है एनिमल्स, बर्ड्स और इंसेक्ट को फूड और शेल्टर प्रोवाइड करती है। फॉरेस्ट के जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं। फॉरेस्ट अक्सर ग्रो और चेंज होता रहता है और ये अपने आप को रीजनरेट करता है। फॉरेस्ट के अंदर सोइल, वाटर, एयर और लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमेशा इंटरेक्शन बना रहता है। फॉरेस्ट सोइल इरोजन को रोकते हैं। सोइल जो है वो फॉरेस्ट को ग्रो और रीजनरेट करने में हेल्प करती है। फॉरेस्ट के आसपास जो रहने वाली कम्युनिटीज है उनके लिए फॉरेस्ट लाइफलाइन का काम करती है। फॉरेस्ट हमारे क्लाइमेट, वाटर साइकिल और एयर की क्वालिटी को प्रभावित करते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको पसंद आया होगा। इस क्लास के अन्य चैप्टर्स देखने के लिए और साथ ही साथ इस क्लास के अन्य सब्जेक्ट्स को देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।